उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकअप टेबल क्रिएशन कैसे करेंगे हम? सिंटैक्स है उसका, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक क्यूरी लिखी है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू लेट्स से फर्नीचर, और मैं ये कमांड मैंने रन कर दी। बैकअप टेबल कुछ भी हो सकता है, लेट्स से मैंने एक क्यूरी लिखी, उस क्यूरी का मुझे एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो इस टेबल को हम फर्स्ट क्या कर सकते हैं, एक तो इसका सीटी बना के हम यूज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। बट सीटी क्या होता है कि उसी क्यूरी के टाइम पे ही वो अवेलेबल रहती है, नॉर्मल टाइम पे आप उससे क्यूरी नहीं कर सकते, तो उसको यूज नहीं कर सकते आप बार बार किसी और क्यूरी में, आपको वापस से वो सिटी बनानी पड़ेगी एंड देन यू कैन यूज इट। सो बैकअप टेबल क्रिएशन के लिए सेम मैं क्यूरी लिखूंगा, यहाँ पे स्टार के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनटू, जैसे मुझे इसको नाम देना है, लेट्स से मैंने नाम दिया ऑर्डर बैकअप, ऐसे नाम दिया मैंने इसको। सो इस क्यूरी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर टेबल से जो मैंने क्यूरी की है, उस ऑर्डर टेबल की क्यूरी में से जो भी डेटा आएगा उसको बैकअप टेबल में डाल दो, ठीक है। इस क्यूरी को मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास अभी 2 1 रोज आए जब मैंने कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर पे इसको रन किया था। इफ आई रन दिस क्यूरी, एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे 2 1 रोज अफेक्टेड आएंगे। नाउ आई कैन यूज दिस टेबल, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ऑर्डर बैकअप, इसको एग्जीक्यूट कर लूंगा तो 2 1 रोज मुझे मिलेंगे। सो इन शॉर्ट ये ऑर्डर टेबल बैकअप ये कहाँ पे क्रिएट होगा, अगर इवन मैंने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में भी देखा, डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर, यहाँ पे देखो ये dbo.order बैकअप टेबल क्रिएट हुआ है। सो ये टेबल में, एक्चुअल टेबल में क्रिएट होता है। कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर, सो क्यूरी, ये जो क्यूरी है ये क्यूरी कुछ भी हो सकती है। लेट्स से मैंने सिर्फ लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, इतना ही लिखा मैंने, और स्टार के बाद इनटू बैकअप टेबल में डाला, तो ऑर्डर्स टेबल की जितनी रोज है सारे की सारी उस टेबल में चली जाएंगी, ठीक है। सिंटैक्स कैसा है, सेलेक्ट स्टार, स्टार के बाद या जो भी कॉलम्स नेम होंगे आपके, कॉलम्स नेम के बाद इनटू आएगा, उस टेबल का नाम आएगा, देन फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर। सो फ्रॉम के पहले आपको इनटू लगा के उस टेबल का नाम डालना है। ठीक है, बैकअप टेबल समझ में आया। ये बैकअप टेबल मिल से ये एक्चुअल टेबल क्रिएट होता है, ये कहीं पे टेम्पररी टेबल या ऐसे कोई व्यूज वगैरह क्रिएट नहीं, ये एक्चुअल टेबल क्रिएट हुआ है, ठीक है। बैकअप टेबल समझ में आया। इसका यूज केस क्या है, मान लो कि मैंने ऑर्डर टेबल्स पे या इस पर्टिकुलर टेबल पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझसे सारे रोज डिलीट हो गई या कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए, अगर मुझे वापस लाने हैं रिकॉर्ड्स तो अगेन मैं इस बैकअप टेबल का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखूंगा फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैकअप टेबल, और इस फ्रॉम के पहले डाल दूंगा इनटू ऑर्डर टेबल, तो अगर कुछ डेटा डिलीट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो वापस से इसमें आ जाएगा मेरे टेबल में। तो हमें इमरजेंसी के लिए इसको पता होना चाहिए कि हमें बैकअप टेबल कैसे करना है, और नॉर्मली यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि ऑलवेज हम क्या करते हैं, एक बैकअप टेबल लेके चलते हैं। इनकेस अगर कुछ टेबल्स में डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है फाइल, डेटाबेस को कुछ इशू हो जाता है, तो हम इस बैकअप टेबल के यूज करके अगेन डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बैकअप टेबल क्रिएशन ऑनलाइन स्टूडेंट? सर क्या वो हमें बार बार अपडेट करना पड़ेगा, अगर कुछ हम डेटा अपडेट करते हैं तो उसके बाद में पिछला वाला डेटा समझो 2 1 1 अपने फर्नीचर है अभी फिलहाल रोज, और उसमें हम लोग कुछ एडिशन करते हैं एंड देन आफ्टर
हमें फिर से वही क्वेरी रन करनी पड़ेगी। यस, क्योंकि आपने जब ऑर्डर टेबल से, क्योंकि ये जो क्यूरी है ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर बैकअप है ना, तो इस टेबल से डेटा आ रहा है। इस टेबल में डेटा कौन सा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल से। अगर ऑर्डर टेबल अपडेट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, इसको आपको करना पड़ेगा करना अपडेट। पड़ेगा। क्योंकि ये क्यूरी कहीं पे भी ऐसा, जैसे कि दिस क्यूरी, ये कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं करती कि ये डेटा ऑर्डर से आ रहा है। इस क्यूरी को आपने एक ही बार रन किया था, अगर मैं इसको वापस रन करूंगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के टाइम पे जितना डेटा होगा ऑर्डर टेबल में उतना सारा आ जाएगा इस बैकअप में। अगर मान लो कि नेक्स्ट डे में आप वापस से रन करते तो इस बैकअप को डिलीट कर दो या उसी बैकअप टेबल में डिस्टिंग करके रन कर दो ताकि उतना ही डेटा चला जाए जितना नया ऐड हुआ है। एकदम डेटा डिलीट झाली परत आपण तो बॅकअप घेतो एकदम डिलीट झाला तो झाला। हाँ यस, ओके, समझ में आया? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट ये समझ में आया बैकअप टेबल क्रिएशन? सिंटैक्स सिंपल है, सेलेक्ट स्टार इनटू लिखना है बस मुझे और टेबल का नाम देना है। आवाज आ रही ना मेरी सबको? Yes, sir. यस सर। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्कीमास। स्कीमास मीन्स जैसे हम हमारे जो मेरे जैसे मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर मैंने अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करके रखे हैं। अलग अलग ड्राइव है, जैसे मेरे पास ABCD 4-5 ड्राइव है, उस ड्राइव के अंदर मैंने अलग अलग फोल्डर्स करके क्रिएट करके रखे हैं। फोल्डर्स क्यों क्रिएट करते हैं हम? ताकि स्पेसिफिक जो डेटा है वो उसी फोल्डर में हम सेव करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक मूवीज़ का फोल्डर है, एक इमेज का फोल्डर है, तो डेटा को सेग्रीगेट करके मैंने उन फोल्डर्स में रखा हुआ है, राइट। इन ऑर्डर मुझे अगर बाद में सर्च करना है या मूवीज़ का फोल्डर देखना है तो मैं उसी लोकेशन पे उस फोल्डर में जाऊंगा पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे पता है कि उस मूवीज़ फोल्डर में बस मूवीज़ ही है, इमेज फोल्डर में बस इमेज ही है। तो ये स्कीमास क्या करते हैं, जो टेबल्स हम बनाते हैं उन टेबल्स के पहले, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जब टेबल्स मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखो ये DBO डॉट अमेजन ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं, तो ये DBO इज नथिंग बट अ स्कीमा। ठीक है, ये जो स्कीमा होता है ये क्या डिनोट करता है कि ये टेबल जो है वो कौन सी स्कीमा के अंदर है। इसका यूज केस क्या है, मान लो कि मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, जैसे HR डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड तीनों डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है। ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट का डेटा मेरा एक ही डेटाबेस के अंदर है, बट एम्प्लॉय का जो टेबल है वो 3 के लिए अलग अलग है। तो मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा कि वो तीनों कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा डेटा है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज वी मेक स्कीमाज, एंड स्कीमाज को यूज करके हम क्या करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कीमा को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, जैसे प्रोग्रामेबिलिटी, इधर ही कुछ होता है, यस, इन सिक्योरिटीज के अंदर है, यहाँ पे देखो स्कीमाज है। इस स्कीमाज को अगर मैं ओपन करूँ तो फिलहाल यहाँ पे DBO गेस्ट इंफॉर्मेशन स्कीमा SYS ऐसे अलग अलग स्कीमा बने हुए हैं। तो अगर मुझे नया स्कीमा बनाना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू स्कीमा कर सकता हूँ, जैसे हमने न्यू डेटाबेस क्रिएट किया था। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ HR और मैं इसको OK करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास HR का एक स्कीमा तैयार हो जाएगा। सेम वे अगर फंक्शन यूज करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्रिएट स्कीमा, जैसे क्रिएट स्कीमा, जैसे एनालिटिक्स, ऐसे मैंने नाम दे दिया इसको। इफ आई एग्जीक्यूट दिस अगेन, इफ आई गो टू द ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इसको मैंने रिफ्रेश किया, security schemas, सी एनालिटिक्स नाम का स्कीमा तैयार होगा। तो इधर भी आप यहाँ से कर स्कीमा को क्रिएट कर सकते हो या फंक्शन की थ्रू स्कीमा को क्रिएट कर सकते हो। और जैसे लेट से मैंने बोला कि लेट से हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय,
ये पर्टिकुलर टेबल लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इस टेबल को सेव करना है HR का डेटा के साथ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सेलेक्ट स्टार इनटू HR डॉट एम्प्लॉय, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, सेलेक्ट स्टार इनटू HR डॉट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, 10 rows affected. Now if I again run this, select star from this HR dot employee, कि HR डॉट एम्प्लॉय मुझे क्या डिनोट करेगा कि दिस एम्प्लॉय टेबल बिलोंग्स टू HR डिपार्टमेंट। ऐसे में अलग अलग स्कीमा बना सकता हूँ, प्रोडक्शन के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, ताकि आइडेंटिफाई हो सके, जब मैं टेबल देखूँ तो टेबल से आइडेंटिफाई हो सके दिस पर्टिकुलर टेबल बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट, या वो टेबल जो डेटा होल्ड कर रहा है वो किस डिपार्टमेंट का है। इसलिए मुझे जब मैं क्यूरी लिखूंगा तो क्यूरी में कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर बस एक ही नाम सेम नाम रहेगा एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉय, राइट। तो ऑलवेज मुझे वो टेबल्स को रन करके चेक करना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय टेबल वही एम्प्लॉय टेबल है कि जो मुझे क्यूरी में चाहिए, तो इसलिए स्कीमा इंपॉर्टेंट है। इफ आई अगेन गो टू दिस पर्टिकुलर टेबल, और टेबल को मैंने लेट से रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो HR डॉट एम्प्लॉय करके टेबल है, एक जो हमारा DBO डॉट एम्प्लॉय है और दूसरा है HR डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। ये DBO का फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये डिफॉल्ट स्कीमा होता है, जब SQL सर्वर का डिफॉल्ट स्कीमा DBO होता है, ठीक है। स्कीमा सबको समझ में आया, स्कीमा क्यों बनाते हैं अपन, सेम एग्जांपल यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप बाद में पढ़ सकते हो। इसके लिए बेसिकली क्या करता है, ये सेग्रीगेट करता है डेटा को, डिफरेंट टेबल्स एज पर कैटेगरी। ओके, समझ में आया स्कीमा सबको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है व्यूज। व्यूज क्या करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया, लेट्स से ये HR का एम्प्लॉय, या जो मैंने यहाँ पे बैकअप टेबल बनाई, या जो भी मैं क्यूरी लिखता हूँ तो उस क्यूरी को मैं सेव करके रखता हूँ, ठीक है। लेट्स से जैसे हमने अभी तक फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या लेट्स से सेलेक्ट फॉर एग्जांपल कैटेगरी sum of sales as total sale orders put by category। इसको मैंने रन किया तो मुझे ये आउटपुट मिलता है। अभी इस पर्टिकुलर आउटपुट को लाने के लिए ये क्यूरी मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी, राइट। तो क्यों ना मैं इस क्यूरी को स्टोर करके रख लूँ, और जैसे मैं टेबल से डेटा को कॉल करता हूँ वैसे इस क्यूरी को रन करके उस पर्टिकुलर एलियास देखे, जैसे मैंने इसको ए नाम से सेव कर दिया, और जब भी मुझे ये आउटपुट चाहिए होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए। तो ए मतलब क्या करेगा, वो ये क्यूरी रन करेगा। व्यू कोई डेटा स्टोर करके नहीं रखते, वो बस इस क्यूरी को स्टोर करके रखेंगे। जैसे टेबल क्या करते हैं, हमारे डेटा स्टोर करके रखते हैं, टेबल्स के अंदर एक्चुअल डेटा होता है, व्यू के अंदर डेटा नहीं होता। व्यू बस डेटाबेस एक ऑब्जेक्ट है, वो व्यूज एज अ वो क्यूरी को सेव करके रखता है, इस क्यूरी को सेव करके रखेगा। जैसे आप उस व्यू को रन करोगे तो ये क्यूरी रन होगी बैकएंड में, एंड आपको ये आउटपुट मिलेगा। तो व्यू के क्रिएट कैसे करते हैं हम, तो सिंपल सिंटैक्स लिखेंगे हम, जैसे कि क्रिएट व्यू, व्यू का नाम लेट्स से मैंने इसको नाम दिया ऑर्डर समरी, ठीक है। ठीक है, command completed successfully. Now if I simply write this, select star from this order summary, इसको मैंने अगर रन किया तो मुझे वही आउटपुट मिलेगा जो इस क्यूरी से मिल रहा था। ये सेव कहाँ पे होती है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर। अगर लेट से मैंने इस टेबल को रिफ्रेश किया
तो वहाँ पे ये दिखेगा नहीं मुझे, ऑर्डर समरी नाम का कोई टेबल नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो एक व्यू है, वो दिखेगा मुझे व्यूज़ के अंदर। इस व्यू को अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो यू सी यहाँ पे dbo डॉट ऑर्डर समरी नाम का एक व्यू क्रिएट हुआ है। टेबल्स एंड व्यूज़ अलग अलग है। टेबल्स में एक्चुअल डेटा है, यहाँ पे अगर आप क्यूरी करते हो तो डेटा यहाँ से पुल होता है, लेकिन व्यू से जब आप डेटा को क्यूरी करते हो कि आप पर्टिकुलर व्यू से आप डेटा को लेना चाहते हो, तो व्यू क्या करता है, जो क्यूरी उसके लिए आपने बनाई थी उस क्यूरी को रन करता है यूजिंग दोज टेबल्स, एंड देन आपको वो डेटा देता है। ठीक है, व्यू में और टेबल में डिफरेंस समझ में आया? टेबल्स में डेटा होता है एक्चुअल में, व्यूज में बस क्यूरी होती है, उसमें एक्चुअल डेटा नहीं होता है। आप इसको एक एनवलप कह सकते हो, एक एनवलप की तरह काम करता है व्यूज, कि बस वो एक पॉकेट की तरह है जिसमें क्यूरी सेव होती है। जब भी आप व्यू को कॉल करते हो तो वो क्यूरी बैकएंड में रन होकर आपको आउटपुट देती है। ठीक है, दिस इज द सिंपल, दिस इज व्यूज। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैंने दिए हैं। बेसिकली व्यूज कब यूज किए जाते हैं, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि डेटा जो डेटा हैंडल करते हैं जो एडमिन्स, लेट्स से कोई एचआर डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक है, उसको डेटाबेस में क्यूरी करके एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा को फेच करना है। ठीक है, अभी उसको सीक्वल का इतना नॉलेज नहीं है, राइट, उसको बस सिंपल बेसिक चीज़ें पता है कि क्यूरी कैसे करनी है, या उसको ऐसे मान लो कि उसको कुछ पता नहीं है। तो अगर डेटाबेस से उसको एम्प्लॉय की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो सीक्वल के लिए उसको कमांड्स पहले सीखनी पड़ेगी, राइट। तो वो क्या करेगा, एडमिन जो है या डेटा जो हैंडल करता है उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, और वो जो एम्प्लॉय जो एचआर का बंदा है उसको ये जो क्यूरी है ये बार बार रन करनी पड़ती है। लेट्स से कि वो वीकली रन करता है या डेली रन करता है, ये इन्फॉर्मेशन वो डेली निकाल रहा है या वीकली निकाल रहा है, तो उसको हर टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन जो हमने व्यू के फॉर्म में स्टोर करके रखी है ये उसको रन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये लिखनी पड़ेगी उसको वो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, तो वो एडमिन क्या करता है, उसको एक व्यू बना के देता है, मतलब जो क्यूरी उसको डालनी है वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए, तो वो उसको एक व्यू बना के देगा, एंड उसको बस बोलेगा कि जब भी तुम डेटाबेस को विजिट करो तो बस इतनी सी क्यूरी लिखना कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से ऑर्डर समरी। वो व्यू की वो बार बार कमांड लिखने की जरूरत नहीं, वो बोलेगा बस तुम इतना रन करो, तुम्हें जो डेटा चाहिए वो डेटा यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में आ जाएगा। तो एडमिन ने क्या किया, इस ऑर्डर समरी के अंदर जो क्यूरी लिखी उसने, जो भी सिंटैक्स वगैरह वटेवर, बड़ी क्यूरी होगी छोटी क्यूरी होगी, वो क्यूरी उसने व्यू के फॉर्म में स्टोर करके रखी, एंड उसको बस बोला कि तुम इस क्यूरी को ही रन करो बस। तो इस क्यूरी को रन करने के लिए उसको ज़्यादा कुछ नहीं, उसको बस ये क्यूरी पेस्ट करनी है वहाँ पे, राइट। या जैसे कि मान लो कि ऑर्डर समरी का जो हमने ये व्यू बनाया था, ऐसे हो सकता है कि वो बहुत बड़ी क्यूरी हो, अगर उसको डेटा फेच करना रहता तो ये क्यूरी उसको सेव करनी पड़ती कहीं पे, जैसे नोटपैड पे या कहीं पे भी वो सेव करके रखता है, जब भी फेच करनी है तो इस क्यूरी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल के एग्जीक्यूट करता है। बट कंपेरेटिवली ये क्यूरी को सेव करने से अच्छा ये सिंटैक्स याद रखना इजी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर समरी। तो व्यू का ये यूज केस होता है कि ऐसे किसी पर्टिकुलर यूजर को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन एडमिन प्रोवाइड कर देते हैं थ्रू व्यूज। एक तरफ हम बोल सकते हैं कि व्यूज किस लिए काम में आते हैं, डेटा के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए या एक्सेस देने के लिए, किसी पर्टिकुलर यूजर को कितना डेटा आपको दिखाना है या कितना डेटा उसको शो करना है, ये आप व्यू के थ्रू उसको एक्सेस दे सकते हो। जैसे कि आपको ऑर्डर समरी या किसी और टेबल्स को उसको नहीं दिखाना है, तो आप व्यू के थ्रू उसको बस उतना ही डेटा दिखाते हो या उतने ही टेबल यूज करते हो उस व्यू के अंदर जितने उसको रिक्वायर्ड है। तो वो पर्टिकुलर बंदा डेटाबेस में जाके बाकी के टेबल्स चेक करता नहीं फिरेगा, वो बस सिंपल यही क्वेरी रन करेगा, जिसको जितना डेटा उसको चाहिए वो डेटा उसको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया व्यूज? इसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है जो अभी हमने डिस्कस किए, ये आप बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है व्यू में? ये आपको पूछते हैं हाँ इंटरव्यू में कि व्यूज का सिंटैक्स क्या है, कैसे बनाते हैं व्यूज, किस लिए यूज होता है व्यूज,
जब हम आगे पढ़ेंगे और कंसेप्ट जैसे सब क्यूरीज एंड सिटीज, तो उसमें फ़र्क क्या है, टेबल और व्यू में फ़र्क क्या है, व्यू डेटा स्टोर रखते हैं क्या, डेटा होता है क्या व्यू के अंदर, व्यू अपडेट होता है क्या, व्यू अपडेट होता है क्या लगता है आपको, व्यू अपडेट कर सकते हैं अपन? क्योंकि व्यू किस पे बना है, उस टेबल के बेसिस पे बना है, राइट? तो व्यू को अपडेट नहीं किया जाता कभी भी। अगर कुछ अपडेशन होता है उस टेबल के अंदर, जैसे कि हाँ राइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो क्यूरी लिखी, वो क्यूरी किस टेबल के ऊपर लिखी हुई है, ऑर्डर टेबल के ऊपर है। तो जब भी लेट्स से कि ऑर्डर टेबल अभी अपडेट हुआ है और ऑर्डर्स में कुछ नई ऑर्डर्स ऐड हुई है, अगर मैं कल इस क्यूरी को रन करता हूँ तो वो नए डेटा के साथ रन होगी, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस क्या कर रहा है, वो ऑर्डर टेबल को रेफरेंस कर रहा है। तो इसका मतलब इस क्यूरी को अगर आप बार बार रन करते हो तो नया जो डेटा है वो नया डेटा के साथ वो आपको व्यू दिखाएगा। तो टेबल अगर अपडेट होता है तो व्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, आपको सेपरेटली अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती व्यू को। ठीक है, अंडरस्टैंड? फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेट ऑपरेटर्स। ठीक है, सेट ऑपरेटर्स मतलब इनको कंबाइनली सेट ऑपरेटर्स कहा जाता है। इसमें ये चार मेनली इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट इज यूनियन ऑल, सेकंड इज यूनियन, थर्ड इज इंटरसेक्ट एंड फोर्थ इज माइनस या एक्सेप्ट। हमारे केस में एक्सेप्ट हम यूज करेंगे, माइनस किसी और डेटाबेस में भी यूज हो सकता है, इसलिए माइनस यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, तो व्हाट इज इट, इस ये जो सेट ऑपरेटर्स है, ये सेट ऑपरेटर किस लिए यूज किए जाते हैं? लेट्स से कि मेरे पास एक डेटा है और लेट्स से मैं एक टेबल की स्क्रिप्ट रन करता हूँ। से मेरे पास दिस ऑर्डर ईस्ट ऑर्डर वेस्ट टेबल है, या मैंने सीनियर की पे गया, मैं इसको पेस्ट किया एंड से जस्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। से ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे जाके मैंने इसको एक बार रिफ्रेश किया। ठीक है, तो दो टेबल अभी मेरे पास है। लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर ईस्ट, select star from order west। अगर मैंने रन किया तो मेरे पास दो टेबल है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्स। ठीक है, अगर मैं बारीकी से ऑब्जर्व करूँ तो इन टेबल्स का जो स्कीमा जो है वो स्कीमा सेम है। स्कीमा मतलब टेबल का स्कीमा मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के नाम, कॉलम्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उनका डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट, यहाँ पे भी ऑर्डर डेट है, रीजन एंड सेल्स। ठीक है, तो इनका स्कीमा जो है वो परफेक्टली सेम है। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के नाम, डेटा टाइप, ये तीनों सेम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म सेट ऑपरेटर्स। ठीक है, कंडीशंस, प्री रिक्विजिट समझ में आई? ये इंटरव्यू में पूछते हैं आपको कि सेट ऑपरेटर्स, या मोस्टली इन दो पे क्वेश्चन पूछते हैं, यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो ये ऑपरेशंस करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स है, दो टेबल्स में आप क्या क्रॉस चेक करेंगे कि यूनियन ऑल या यूनियन ऑपरेशंस आप परफॉर्म करो। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों टेबल में सेम होने चाहिए। देन डेटा टाइप उन कॉलम्स का सेम होना चाहिए एंड कॉलम्स के नाम जो है वो सेम होने चाहिए। इवन ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे तो ये भी फर्स्ट नंबर पे ही चाहिए, ऑर्डर डेट यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे ही चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली रिप्लिका चाहिए ये दो टेबल एक दूसरे के, तभी सेट ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल क्या करता है, अगर मुझे इन दो टेबल्स में
ये यूनियन ऑल फंक्शंस यूज करना है तो सिंपली मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर इज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर इज, दोनों टेबल्स का नाम मैंने सेलेक्ट सेट में लग दिया और इनके बीच में मैं लिख दूंगा यूनियन ऑल। एक चीज ऑब्जर्व करो, जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट बस एक ही बार आता है इनिशियली फर्स्ट। हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से ऑर्डर इज, ज्वाइन का नाम लिखते हैं एंड फ्रॉम उस सेकंड टेबल का नाम लिखते हैं, ऑन कंडीशन लिखते हैं। हम सिलेक्ट स्टेटमेंट डबल यूज नहीं करते, लेकिन सेट ऑपरेटर के केस में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट दो बार यूज करते हैं। बरं मग कंटिन्यू करताय का? हो तुम्ही पण कंटिन्यू करा, मी तिकडे कंटिन्यू. ठीक है ओके। सो अगर मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे देखो, ये जो ऑर्डर इस टेबल है इसके 1 to 1 ये 3 रिकॉर्ड, और जो ऑर्डर बेस्ड टेबल है उसके 3 रिकॉर्ड, ऐसे 6 रिकॉर्ड्स मुझे मिले। इन शॉर्ट इसने क्या किया, एक टेबल को दूसरे टेबल के ऊपर स्टैक कर दिया या अपेंड कर दिया। ठीक है, यूनियन ऑल जो है इसका अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड एंड जो थर्ड रिकॉर्ड है ये डुप्लीकेट है। इसी फर्स्ट रिकॉर्ड एंड थर्ड रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट है फर्स्ट टेबल के अंदर का, फिर भी उसने डुप्लीकेट रो को रखा हुआ है। तो यूनियन ऑल ऑपरेटर्स डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं करता। जैसे टेबल्स में जितने रोज है वो सारे रोज को वो बस एक दूसरे के ऊपर अपेंड कर देगा। पहले टेबल को अपेंड कर देगा दूसरे टेबल के ऊपर। यहाँ पे ऑर्डर ईस्ट को हमने अपेंड किया था ऑर्डर वेस्ट के ऊपर, तो वेस्ट नीचे है ईस्ट ऊपर है। ठीक है, यूनियन ऑल ऑपरेटर समझ में आया? वो क्या करता है, बस दो टेबल्स का डेटा एक दूसरे के ऊपर अपेंड करता है। यहीं पे अगर मैं इंस्टेड ऑफ यूनियन ऑल मैं बस यूनियन अगर करूँ, सेकंड जो मेरा सेट ऑपरेटर है उसको अगर यूज करूँ और इस क्यूरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो देखो यहाँ पे मुझे 5 रिकॉर्ड मिलेंगे, और जो डुप्लीकेट वाला रिकॉर्ड था वो डुप्लीकेट वाला रिकॉर्ड निकल गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे बस 5 रिकॉर्ड मिले हैं मुझे, और जब यूनियन ऑल किया था तो मुझे 6 रिकॉर्ड मिले थे। तो यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट को रिमूव करता है। ये फर्क है यूनियन एंड यूनियन ऑल। और इंटरव्यू में पूछते भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑल एंड यूनियन। तो यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट को रिमूव करता है, यूनियन ऑल डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं करता। ये दोनों में फर्क है। ऑनलाइन स्टूडेंट ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. हेलो, हाँ शुभांगी बोलो। शुभांगी आपको कुछ डाउट है क्या? सर नहीं नहीं सर, वो गलती से हो गए। सेट ऑपरेटर ये दो समझ में आए, यूनियन ऑल एंड यूनियन? Yes, sir. Yes, sir. सेट यस ऑपरेटर्स सर। की प्रीरिक्विजिट्स क्या है, कब सेट ऑपरेटर्स परफॉर्म होता है, दो टेबल्स में हमें क्या क्रॉस चेक करना होता है? कॉलम्स डेटा टाइप्स नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के नाम एंड डेटा टाइप, ये सेम होना चाहिए। हेलो, सॉरी, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ओके, सो यूनियन ऑल एंड यूनियन में फर्क समझे सबको? यूनियन ऑल क्या करता है, डुप्लीकेट्स कीप करता है, बट यूनियन डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। ठीक है, हमारे पास दो और फंक्शंस है, इंटरसेक्ट एंड माइनस। लेट्स यूज इंटरसेक्ट। लेट्स से मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट को यूज किया इंस्टेड ऑफ यूनियन, देन लेट्स सी व्हाट हैपन। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो आउटपुट है ये आउटपुट मुझे ब्लैंक दे रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल के अंदर के जो कॉमन रिकॉर्ड है सेम टू सेम, अगर वो मुझे सेकंड टेबल में मिलते हैं तो उतने मुझे वो यहाँ पे शो करेगा। अभी हमारे पास जो टेबल है, जैसे मैं इंटरसेक्ट को अभी निकाल के इस टेबल को मैंने रन किया, हमारे सॉरी ठीक है, तो ये दो टेबल हमारे पास है।
तो ये जो रिकॉर्ड है ये इस रिकॉर्ड से मैच करता है क्या? ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ये इस फर्स्ट रिकॉर्ड से मैच करता है क्या? राइट? नहीं लिख रहे, इसको जूम नहीं कर सकता। ठीक है, सो बेसिकली ये जो ईस्ट रीजन है, लेट मी ओपन इट इन एक्सेल। ठीक है, अभी दिख रहा है? जैसे ये हमारा ईस्ट का टेबल है, सेम वे वेस्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ईस्ट का टेबल, जैसे मैं यहाँ पे ईस्ट लिख रहा हूँ और ये है मेरा वेस्ट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रो, ये रो इस रो के साथ मैच करता है क्या? रीजन अलग है, राइट? मतलब ये रिकॉर्ड अलग है, ये रिकॉर्ड अलग है एंड ये रिकॉर्ड अलग है। वैसे देखा जाए तो ईस्ट टेबल में रीजन ईस्ट है और वेस्ट इस रीजन का वेस्ट रीजन है, तो मतलब इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो अगर मैं इन दो कॉलम्स की बात करूं, बस ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट, ऐसे मान के चलो कि ये मेरे पास अभी है ही नहीं ये दो कॉलम। तो ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट में सिमिलर क्या है? ये रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड से मैच करता है, देन सेकंड रिकॉर्ड भी मैच करता है, एंड देन थर्ड रिकॉर्ड, इस थर्ड रिकॉर्ड ये तो डुप्लीकेट है। तो जब मैं इंटरसेक्ट करूंगा तो आउटपुट में मुझे आना चाहिए ये दो, डुप्लीकेट नहीं आएगा। इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट और यूनियन, ये तीनों की तीनों डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देते हैं। बस यूनियन ऑल ही ऐसा है कि जो डुप्लीकेट्स को रखता है। इंटरसेक्ट का मीनिंग समझ में आ रहा है? जो रो है वो रो एग्जैक्टली अगर वो दूसरे टेबल में है तो उतना आउटपुट वो मुझे निकाल के देगा, कॉमन, दोनों टेबल्स में कॉमन। लेकिन इसको इनर जॉइन के साथ कंपेयर मत करो, जॉइंट्स अलग है, सेट ऑपरेटर्स अलग है। जॉइंट्स में क्या होता था, हम क्या करते थे जॉइंट्स में, हम एक लेट्स से कि यहाँ पे ऑर्डर आईडी है तो इस ऑर्डर आईडी को इस ऑर्डर आईडी के साथ ज्वाइन करते थे, एंड देन इनर ज्वाइन। हम इनर ज्वाइन जो होता है वो बस एक उस कॉलम के बेसिस पे होता है, वो क्या बस करेगा कि ये वन को इस वन के साथ मैच करेगा। लेकिन इंटरसेप्ट क्या करेगा, इस पूरी की पूरी रो को मैच करेगा इसके साथ। अगर रो मैच है तभी आउटपुट देगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे बस ले रहा हूँ से ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। ठीक है, ये दो कॉलम मैंने ईस्ट के टेबल से लिए, सेम दो कॉलम। अगर मैंने यहाँ पे देखो जो मेरा सेकंड टेबल है ऑर्डर वेस्ट, इसमें मैंने सारे के सारे कॉलम रखे, लेकिन ऊपर मैंने बस दो कॉलम लिए और यहाँ पे मैंने लेट से इंटरसेक्ट लिखा या कोई भी सेट ऑपरेटर लिखा, तो ये परफॉर्म करेगा क्या? यस, बिकॉज ये फर्स्ट टेबल में मैंने बस दो कॉलम लिए है, सेकंड टेबल में मैंने सारे के सारे लिए। अगर मैं ट्राइंग टू इंटरसेक्ट या एनी अदर फंक्शन तो वो मुझे एरर शूट करेगा कि यूनियन इंटरसेक्ट एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर टारगेट लिस्ट। तो सेलेक्ट के बाद जितने कॉलम आपने लिए हैं ऊपर फर्स्ट टेबल में उतने ही कॉलम आपको लेने पड़ेंगे सेकंड टेबल में। ठीक है, नाउ इफ आई इंटरसेक्ट दिस, आउटपुट में मुझे मिलेंगे दो रिकॉर्ड्स। दो ही रिकॉर्ड्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक रिकॉर्ड जो है वो है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मुझे नहीं मिलेगा, इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एंड यूनियन में डुप्लीकेट्स रिमूव होता है।
यूनियन ऑल में ही बस डुप्लीकेट स्किप होता है। रो की पोजीशन भी चेक करता है क्या, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ही चाहिए ऐसा कुछ? हाँ, केस में मतलब अगर डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट में तो उसको पता चल जाता है ना कि दिस रिकॉर्ड्स इज डुप्लीकेट विद दिस रिकॉर्ड्स, ये दोनों तो सेम ही रिकॉर्ड्स हैं। दूसरे टेबल में अगर एक रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में फर्स्ट रो में है, नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पूरा रो चेक करेगा ना, रो के हर एक कॉलम की हर एक वैल्यू चेक करेगा। तो उसको अगर वो सेम मिलती है, लेट्स से कि ये 1 का रिकॉर्ड अगर यहाँ पे होता और मैं ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे भी ईस्ट ही होता, तो वो एक ही बार लेता वो रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं लेगा वो। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज एक्सेप्ट। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्सेप्ट। इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में आएगा 0। एक्सेप्ट का मतलब क्या, जो कॉमन है, इंटरसेप्ट क्या करता है, कॉमन देता है। एक्सेप्ट क्या करता है, जो कॉमन नहीं है उसको देता है। इन शॉर्ट, अगर ये मैं एक्सेल में आपको दिखाऊं तो इन दो टेबल्स में अब मैं अगर इंटरसेक्ट करूं, मुझे बताओ कि ये दो मेरे पास दो टेबल है, राइट? इसमें मैंने इंटरसेक्ट किया था तो मुझे ब्लैंक मिला था, क्योंकि कोई भी रो मैच नहीं हो रही थी। अभी मैं सारे के सारे कॉलम्स कंसिडर कर रहा हूँ, इसके 4 इसके 4। अगर इंटरसेक्ट करेंगे अभी तो मिलेंगे ब्लैंक, कोई भी मिलेगा नहीं, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ रहा है? अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट क्या करता है, कॉमन को छोड़ के बचे हुए सारे, तो मुझे आउटपुट में कितने रो मिलेंगे? हाँ, दोनों टेबल मिक्स करके ही मिलेगा आउटपुट। तो कितने रो मिलेंगे? डुप्लीकेट्स मिलेगा नहीं है। 5 ये डुप्लीकेट्स पकड़ के 6 है ना, इसके 3 और इसके 3, ये तो डुप्लीकेट है, इसलिए ये एक ही बार मिलेगा। तो इसके 3 और इसके 2 मतलब 5 मिलेंगे। पक्का ना? ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है क्या? इसको रन करेंगे, यस सर। देखो कितने मिले रिकॉर्ड, कितने मिले रिकॉर्ड्स? 2 मिले। क्योंकि ये एक्सेप्ट जो है ना, ये एक्सेप्ट क्या करता है, मैंने फर्स्ट टेबल कौन सा लिया है, ईस्ट लिया है ना, तो इसमें से अनकॉमन निकालेगा। ये मेरा फर्स्ट टेबल है, ये मेरा सेकंड टेबल है। अगर मैंने इंटरसेक्ट इन या एक्सेप्ट इन दोनों के बीच में कंसिडर किया है, तो जो फर्स्ट टेबल मैंने यूज किया है उसी टेबल के अंदर के अनकॉमन रिकॉर्ड्स मुझे दिखाएगा। अगर मुझे इस टेबल के अंदर के चाहिए होंगे तो मुझे ये टेबल पहले यूज करना पड़ेगा, देन इंटरसेक्ट इस टेबल। वो एक ही टेबल को कंसिडर करता है। अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ, सॉरी, इसको मैं अगर एक्सेप्ट करता हूँ तो ये रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड यहाँ पे मैच नहीं करता, इसलिए आउटपुट में मिलेगा। सेकंड रिकॉर्ड भी इसके साथ मैच नहीं करता, इसलिए ये आउटपुट में मिलेगा। एंड ये डुप्लीकेट है, इसलिए मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पे मेरे पास लेट्स से यहाँ पे कोई और होता, यहाँ पे लेट्स से 3 होता, तो मुझे आउटपुट में 3 मिलते, 3 रिकॉर्ड्स, क्योंकि 3 ही रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में। अगर मुझे ये वेस्ट के टेबल के अंदर के अनकॉमन रिकॉर्ड्स निकालने हैं तो ये जो क्यूरी है, इस क्यूरी में मुझे क्या करना पड़ता, ये वेस्ट ऊपर लिखता मैं यहाँ पे। अभी देखो रीजन मुझे ईस्ट मिला है ना, अगर मैंने ये टेबल स्वाइप कर दिया, लेट्स से मैंने ये यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे ऑर्डर वेस्ट डाल दिया या ऑर्डर ईस्ट डाल दिया, और इसको अगर मैंने रन किया तो आउटपुट में बस वेस्ट के ही दिखेंगे 3, क्योंकि इस वेस्ट में कोई डुप्लीकेट नहीं है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसमें डुप्लीकेट है, इसमें कोई मैच नहीं होता इसके अंदर, इसलिए मुझे ये 3 आउटपुट में मिलेंगे। यस, कई बार क्या होता है कि ऐसा सिनेरियो होता है कि आपको, जैसे कि लेफ्ट एंड राइट टेबल है मेरे, तो लेफ्ट टेबल के अंदर के मुझे बस अनमैच रिकॉर्ड चाहिए, तो उस केस में आप ऐसे एक्सेप्ट यूज कर सकते हो, अगर दोनों टेबल का स्कीमा सेम है तो एक्सेप्ट यूज करके आप
उसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर का अनमैच रिकॉर्ड जितने हैं उतने वो निकाल सकते हो सेपरेट बाहर, जो कि मैच नहीं होते सेकंड टेबल के साथ। टेबल मेंशन करना महत्व है। यस, यहाँ पे आपको टेबल मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेबल आप ऊपर कंसिडर कर रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर ईस्ट किया तो ईस्ट के टेबल के अनमैच दिखाएगा। यस, वेस्ट किया तो वेस्ट का दिखाएगा। फर्स्ट टेबल कौन सा मेंशन करते हो उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या निकलेगा। समझ में आए ये चार? यूनियन ऑल, यूनियन, इंटरसेक्ट एंड माइनस या एक्सेप्ट। किसी को डाउट है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो एक छोटा कंसेप्ट लेते हैं, टेम्प टेबल्स। जैसे हमारे रेगुलर टेबल्स होते हैं वैसे ये टेम्पररी टेबल्स भी होते हैं। टेम्पररी टेबल्स क्या करता है, अभी सीटी की कंसेप्ट हमारी हुई नहीं है, सो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम बाद में ही लेते हैं क्योंकि सीटी होना ज़रूरी है आपका, सब क्यूरीज एंड सीटी। लेट मी सी द सिलेबस। Only for the sub queries only. Sub queries. ठीक है, सो ये काइंड ऑफ अ बिग टॉपिक है, तो इसको हम कल ही लेंगे मोस्टली। तो यहाँ से आपका एडवांस एसक्यूएल शुरू होता है, ठीक है, सब क्यूरीज से। यहाँ तक बेसिक एसक्यूएल था, ठीक है, यहाँ से एडवांस एसक्यूएल शुरू होगा, जो क्यूरीज होंगी थोड़ी लंबी होंगी एंड थोड़ी डीपर कंसेप्ट होंगी इनमें, ठीक है। तो ये अपन कल ही शुरू करेंगे सब क्यूरीज, आज नहीं हो पाएगा कवर ये। सबस्ट्रिंग क्या करके था सबस्ट्रिंग, ओके इन्फॉर्मेशन वगैरह उसके ठीक है। नहीं, सबस्ट्रिंग के अंदर का कौन सा टॉपिक लेना है या एग्जाम्पल ही लेना है वो? हाँ तो तुम ये तो एग्जांपल इस एग्जांपल के ओके ठीक है। कौन सा, वो हमने जो ईमेल एड्रेस का लिया था वो? कॉलम बन गए तो एक आरो में देखे ऐसे नाम अच्छा, स्ट्रिंग एग्रीगेशन। हाँ इस दुनिया की स्ट्रिंग फंक्शंस एंड स्ट्रिंग एग्रीगेशंस टोटली डिफरेंट है, पर्पस अलग अलग है दोनों का, किस लिए हमें लेना है। जस्ट मुझे कैप्चर करना इम्पोर्टेंट है, सी दिस। बाकी किसी को स्ट्रिंग एग्रीगेशंस एंड स्ट्रिंग फंक्शंस में कुछ इश्यू है? स्टूडेंट, स्ट्रिंग एग्रीगेशंस एंड स्ट्रिंग फंक्शन में कुछ इश्यू है क्या? सबको समझ में आया है? हेलो Yes, sir. यस सर। हेलो सर। Sir, string aggregation. हाँ बोलो। स्ट्रिंग एग्रीगेशन, स्ट्रिंग एग्रीगेशन को एक बार मैं दिखाता हूँ आपको वापस से। देखो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, से मैं इसके नीचे ही क्यूरी लिखता हूँ। हमने ये सिंपल क्यूरी लिखी थी, या यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। जैसे मेरे पास लेट्स से कैटेगरी है,
देन हमारे पास है सेल्स, लेट्स से दिस वन माय C1, अगेन C1, देन C2, देन C2, अगेन C3, ठीक है। एंड लेट्स से सेल है इसका 100, 200, 150, 200 एंड 250, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे एक कॉलम है ऑर्डर आईडी का, लेट्स से ऑर्डर आईडी है 1, 2, 5। तो आउटपुट में मुझे ऐसे चाहिए, पहले तो ये जो कैटेगरी वाइज सेल है इसको मुझे एग्रीगेट करना है कि C1 का सेल कितना है, C2 का सेल कितना है, C3 का कितना है। तो जब मैं एग्रीगेशन करूंगा तो एग्रीगेशन करने के बाद फाइनल आउटपुट कैसे आएगा, जैसे C1 का सेल कितना रहेगा 300, C2 का सेल कितना रहेगा 350, राइट, एंड C3 का कितना है 250। ये मेरा रहेगा एग्रीगेशन के बाद वाला आउटपुट, जिसको हम समेशन ग्रुप बाय वगैरह करके यूज करके ये आउटपुट लाएंगे। लेकिन ये जो ऑर्डर आईडी का कॉलम है, इस ऑर्डर आईडी के कॉलम में हर एक कैटेगरी के लिए जितनी ऑर्डर आईडी थी, जैसे कि C1 के लिए कितनी ऑर्डर आईडी थी, कितने ऑर्डर थे, 2 ऑर्डर्स थे ना, तो ये आउटपुट मुझे ऐसे चाहिए 1, 2, ठीक है। देन C2 के लिए क्या है 3, 4 थे, राइट, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 3, 4। और ये C3 के लिए क्या है 5, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 5। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग यूजिंग स्ट्रिंग एग्रीगेशन। ये ऑर्डर आईडी के कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, इसकी 2 रो है ना, तो इन 2 रोज को हम एक ही सेल में कॉमा सेपरेटर करके वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम फंक्शनली, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट, पहले तो मैं एग्रीगेशन करके लूंगा, जैसे कैटेगरी कॉमा सम ऑफ सेल्स as total sales from orders, where let's say year order date is equal to 2021, let's say for example. Then we need to use group by on the basis of category, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो ऑफिस सप्लाईज फर्नीचर टेक्नोलॉजी है, इनकी टोटल सेल्स मिली मुझे फॉर द ईयर 2021। अभी मुझे एक और कॉलम चाहिए यहाँ पे, जितने ऑर्डर आईडीज यहाँ पे अवेलेबल है ऑफिस सप्लाईज के लिए, इस टोटल सेल्स को समेशन करने के लिए, जैसे अपने केस में दिस वन, ये 1 to J जो है ये मुझे ऐसे में चाहिए ऑर्डर आईडी। तो ऑफिस सप्लाईज के या टेक्नोलॉजी या फर्नीचर तीनों कैटेगरीज के जितने ऑर्डर आईडी इस टोटल सेल्स में इंक्लूड होते हैं, वो सारे के सारे मुझे कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे, क्योंकि कॉलम हम ऑलवेज बनाते हैं यूजिंग कॉमा एंड फ्रॉम के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा लेट्स से स्ट्रिंग एग्रीगेशन। कौन से कॉलम को स्ट्रिंग एग्रीगेशन करना है, जैसे ऑर्डर आईडी को करना है। उन दोनों में क्या सेपरेटर मुझे डालना है, जैसे मुझे कॉमा डालना है, इसलिए मैंने कॉमा यूज किया। जैसे एज, इसको नाम दे रहे हैं एग्रीगेटेड ऑर्डर आईडी। इफ आई रन दिस, यहाँ पे 2021 टीचर ऑर्डर डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने ऑर्डर आईडी इस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट के लिए है वो सारे यहाँ पे मुझे कॉमा सेपरेटेड मिलेंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेप,
अगर इन ऑर्डर आईडीज को जो यहाँ पे मुझे मिल रही है उनको मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वापस से एक कमांड यूज करूंगा कि विद इन ग्रुप, ये सारा सिंटैक्स ही है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। विद इन ग्रुप इन ब्रैकेट ऑर्डर बाय, लेट्स से ऑर्डर आईडी डिसेंडिंग या असेंडिंग, जो भी मुझे लिखना है। इसको लिख के अगर मैंने वापस रन किया तो ये जो ऑर्डर आईडी यहाँ पे स्टोर होंगे या जो भी वेरकेर की या टेक्स्ट की जो भी कॉलम आप एग्रीगेट कर रहे हो वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे स्टोर होगा। अभी फिलहाल के लिए सब सी से ही शुरू हो रहे हैं या उसके बाद वाला टेक्स्ट भी ए ही है, तो वो डजेंट मैटर नहीं करता कि कौन सा पहले दिखेगा या कौन सा बाद में। बट कई कई बार होता है कि आपको यहाँ पे वो अल्फ़ाबेटिकली स्टोर करने हैं या कोई ऑर्डर जो ए से स्टार्ट हो रही है वो पहले दिखानी है, जेड से जो स्टार्ट हो रही है वो बाद में दिखानी है, तो उस केस में आप यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग यूज करके वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेकंड वाला क्वेश्चन होता है यस, बट मोस्टली जो असाइनमेंट जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है वहाँ पे ऊपर नोट भी दिया है कि जितने फंक्शंस हमने पढ़े उसको यूज करके सॉल्व करो, आगे के फंक्शन ट्राई करके मत सॉल्व करो। क्योंकि क्या होगा, अगर आगे के फंक्शन ट्राई करके सॉल्व करोगे तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, उस फंक्शंस को आप जितना आपने पढ़ा है उसको याद करके सॉल्व करने का। क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं, वो डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लॉजिक बिल्ड करता है। ठीक है, तो अलग अलग वे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पहले हार्ड वे से करोगे तो लॉजिकल थिंकिंग बनेगी, तो इजी वे आसान जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। बट पहले जिस वे से बताया गया है असाइनमेंट्स में उसी वे से सॉल्व करने का ट्राई करो उसको। ओके, समझ में आया सबको अभी स्ट्रिंग एग्रीगेशंस? कुछ प्रॉब्लम है इसमें अब? ठीक है, अगर नहीं है तो फिर लेट्स से आज वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं अपन। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।